हम धन्य हैं कि हमारी पूजनीय माता जी ने इस विद्यालय प्रांगण में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी और आज उनकी प्रेरणा कि हम लोग सेवा के क्षेत्र में कुछ कर पाने के लिए प्रयासरत हैं। इसमें आप सभी का शुभ आशीर्वाद और सहयोग हमारे लिए नई ऊर्जा प्रदान। अभी एक बहुत बड़ा सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया था जिसमें बॉम्बे से डॉक्टर दीपक दयाल, वाराणसी से प्रमुख चिकित्सक डायबिटीज और वहाँ से दिल्ली से कई जनपदों से बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स आए थे और प्रयागराज जनपद के हमने 12 विद्यालय चुने थे, जिन विद्यालयों से हमने छोटे बच्चों को लिया और उनसे भी छोटे एक दो गार्जियन तो आए 6 महीने और साल भर के बच्चों को लेकर के, और उनको जो है लेकर के वो सेमिनार में डॉक्टर हमारे इलाहाबाद के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुबोध जैन जी के यहाँ बहुत बड़ा सेमिनार हुआ और वो 2 दिवसीय सेमिनार हुआ जिसमें 4 पार्ट चले, 4 कार्यक्रम हुए जिसमें बच्चों को, डॉक्टरों को, बच्चों को, उनके गार्जियंस को सबको जागरूक किया गया और बच्चों की समस्याओं के विषय में बताया गया, जिसमें गार्जियन बहुत प्रसन्न हुए। हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आपने एक विषय को जोड़ा है जो हमारे अभिभावक, हमारे अतिथि सभी लोग इस बात को लेकर के बहुत ही गौरवान्वित है। आप 2 शब्द इसके विषय में बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शैलेश मिश्रा, आर्मी लाइफ साइंस से। हमारी कंपनी मिलियन डायबिटिक पेशेंटों पे ही काम कर रही है, उनकी लाइफ को चेंज करना चाहती है। वैसे डायबिटीज आप लोग जानते होंगे कि डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, टाइप 1 होती है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि उसमें इंसुलिन का बनता तो है लेकिन बॉडी के अनुसार नहीं बनता, क्योंकि बिना इंसुलिन के हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते और बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करती। और टाइप 1 में क्या होता है कि उसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है टाइप 1 की, क्योंकि गर्भ अवस्था में ही हम लोग कंपनी अभी रिसर्च जो कर रही है कि गर्भ अवस्था में ही ऐसी प्रॉब्लम आती है जो बच्चे टाइप 1 के बनते हैं और लगभग टाइप 1 के बच्चे ही होते हैं, तो उसमें गर्भ अवस्था में ही पाया जाता है। और इस टाइप 1 की समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं कि जैसे मतलब दूर तो नहीं हो सकती लेकिन इनको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल में तो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको बहुत मतलब शर्मसार अपने आप को देखते हैं, उन्हें बताते नहीं है। जो क्लास टीचर होता है या यहाँ टीचर होता है तो बैठे रहते हैं या पेशाब लगती है तो बार बार उनको पेशाब लगती है, क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है कि वेट लॉस होता है और बार बार पेशाब लगना और बार बार थर्स्ट मतलब भूख भी लगती रहती है, प्यास भी लगती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि वो टीचर को बताते बिल्कुल भी नहीं है, और इस चीज़ को हम लोग हर धीरे धीरे कॉलेजों में इन चीज़ों को जानकारी दिया जा रहा है। और एक टैबलेट होगी जो कि इंसुलिन, कभी कभार क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा एकाएक घट जाती है, तो उसमें क्या होता है कि एक टैबलेट होती है जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा दी जाती है, तो टैबलेट रखा रहेगा जिससे एक मतलब क्या होगा कि हम डॉक्टरों के साथ में टीचर को भी और पेरेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, पूरा फोकस करना है। अगर कोई टाइप 1 का है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ नहीं कर सकता, उसको मतलब गलत
नजरों से देखना भी उचित नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनके जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा नहीं बनती। और अगर अभी नए नए रिसर्च भी आए हुए हैं कि जो भी टाइप 1 के बच्चे हैं वो मतलब माता पिता भी बन रहे हैं। इसके अलावा मतलब जो कार्य हम लोग कर सकते हैं सारी चीजें वो कर सकते हैं, सिर्फ उनको इंसुलिन अलग से बाहर से लेना पड़ता है बस। तो इस सारी चीजों के लिए देखते हुए कि आप लोगों को हम लोगों के साथ में इन चीजों को काम करना है, इन पे काम करना है, क्योंकि जो भी टाइप 1 का बच्चा है या किसी माता पिता है कोई, और अगर किसी का वेट लॉस हो रहा हो तो उसमें हम लोग स्कैनिंग भी करवा रहे हैं। जो यहाँ जो क्वेस लगेगा उसमें स्कैनिंग भी मतलब स्क्रीनिंग भी होगी, जिससे पता चले कि टाइप 1 का बच्चा, क्योंकि इंडिया में लगभग 13.6 मिलियन डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, उसमें से 1 से 2% लगभग टाइप 1 के पेशेंट है। लेकिन क्लिनिक पे कहीं पे पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे मतलब कितने पेशेंट है, बहुत कम 0.5% दिखता है। तो इन चीजों को स्कैनिंग के माध्यम से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कुछ माता पिता को पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चे की डेथ हो गई या कुछ हो गया, और मतलब क्या होगा कि हाइपो हो जाते हैं। हाइपो होने के बाद वो धीरे धीरे एक्सपायर हो जाते हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि ये एक्सपायर हो गया, और उसकी जांच भी नहीं होती, कि बाद में भी उनकी जांच नहीं होती, क्योंकि जब एक्सपायर हो जाता है बच्चा तो कोई जांच कराने के लिए थोड़ी जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन चीजों पर जागरूकता अभियान के अंतर्गत अभी एक हम लोग भावनगर चैप्टर में भी गए थे, अभी जल्दी हुआ 2 दिन पहले ही। तो वहाँ पे भी भावनगर चैप्टर में गुजरात में हम लोग हमारी कंपनी ने कराया है। तो इन चीजों को मतलब हम लोगों को सभी को एक साथ में आके इन चीजों को देखना है, और हम तो प्रिंसिपल साहब से मतलब निवेदन भी करेंगे कि हर जगह एक क्वेश लगाना बहुत आवश्यक हो गया है। और इसी तरह से आप लोगों को बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। जागरूकता का जो विषय होता है वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए पूरी फाइल पे खुली, विषय को थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाया जाए तो आगे वो बढ़ता जाता है। बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं, हमने पूरे कार्यक्रम में देखा कला की प्रतिभा, जिसने हम लोगों को प्रेरित किया आज इतने बड़े आयोजन को करने के लिए। हमारी ऊर्जा के स्रोत रहे। एक बच्चे ने हमारी पूजनीय माता जी की फोटो और माननीय DSA साहब की फोटो बना करके हाथ से दिया स्केच करके, और उसके बाद देखिए बच्चे इतना अच्छा भावान्वित प्रस्तुत कर रहे हैं। और अभी बच्चों को जैसे ही चित्रकला उसके लिए दिया गया वो बच्चे शुरू हो गए। तो ये इस विद्यालय में आप लोगों के स्टाफ का बहुत ही विशेष सहयोग और आपका समर्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक और भारतीय सांस्कृतिक परिषद के महानगर अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता जी, मंचा सिंह सर्व शिक्षा अभियान के लेखाधिकारी आदरणीय दीपक पांडे जी, और मिड डे मील समन्वयक आदरणीय राजीव त्रिपाठी जी, और भारतीय सांस्कृतिक परिषद के संरक्षक व वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय शंभुनाथ त्रिपाठी अंशुल जी, आप सबका अभिनंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों का, भाइयों का और बच्चों का विशेष स्वागत है कि ऐसे विषय से आप सब यहाँ जुड़ के बैठे हैं जो इस समय हमारे लिए प्राणवायु का कार्य करे। पर्यावरण संरक्षण ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके सिर्फ निबंध लिख देने से या चित्रकला बना देने से इसकी पूर्ति हो जाएगी। आप जिन बच्चों को यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने आए हैं, हम उन सभी माँ बाप का ये नैतिक कर्तव्य बनता है
कि बच्चे ऐसे विषय पे निबंध लिख रहे हैं, ऐसे विषय पे चित्रकला बना रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इसको भी उनको अवश्य बताएं। क्यों? जैसा अभी हमारे विकास जी ने बताया, दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है, हम सब लोग आज लगभग इतने जागरूक हैं कि सबको पता है। और दिल्ली ही नहीं, अब तो अभी का सर्वे आया है कि झूंसी और तेलियरगंज की हवा इतनी खराब हो चुकी है, और तेलियरगंज झूंसी के बीच में हम सब बैठे हैं, तो अगर दोनों तरफ राहु केतु लगे हैं तो बीच में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। ऐसे में इस विषय का आयोजन यहाँ हुआ, इसके लिए हम हमारे सतीश भैया को, इस विद्यालय को और हमारे यहाँ के शिक्षा विभाग को, बेसिक शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस जागरूकता कार्यक्रम को जन जागरण के भाव से जन आंदोलन में परिवर्तित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास से ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि ये विषय आज इस तरह से काल बन चुका है, ये हवा जब प्रदूषित होगी तो अभी हम लोग ज्यादा नहीं 2 साल पहले एक ऐसी गंभीर समस्या से जूझे हैं कि आज तक उभर नहीं पाए, जिसका नाम भी सुनने पे लोग भयभीत हो जाते हैं। नाम है कोरोना। एक ऐसी समस्या, ऐसी बीमारी जिससे हम लोग आज तक उभर नहीं पाए हैं। आदरणीय महोदय लोगों को भी जानकारी है कि अभी भी ऐसी समस्याएं चल रही कि आदमी, हम लोग शुभ समाचार सुनने को बेचैन हो जाते हैं। इसका कारण है वो हवा के ही माध्यम से वायरस वातावरण में फैलते हैं। ऐसे वातावरण की शुद्धि का प्रयास हम सबको करना होगा। और सौर ऊर्जा का, जैसा इन्होंने अभी बताया आदरणीय विकास जी ने, कि सौर ऊर्जा का हमको उपयोग करना होगा। और जितनी भी अप्राकृतिक गैस उत्सर्जन की व्यवस्था है उससे हमको धीरे धीरे, क्योंकि अभ्यास करते करते ही हम उस पर पारंगत हो पाएंगे, तो एक व्यवस्था ऐसी बनानी होगी। जैसे अभी हम लोग, आदरणीय सतीश जी हैं, हम लोग भारतीय सांस्कृतिक परिषद के माध्यम से एक और व्यवस्था का संचालन करने वाले हैं। हमारे प्रयाग से ही इसका आंदोलन शुरू होगा। प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले, एक संकल्प पत्र भरे कि मैं माह की इस तारीख को, अमुक तिथि को किसी भी प्रकार से अप्राकृतिक गैस उत्सर्जन का कार्य नहीं करूंगा। वो चाहे कार हो, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, कोई भी बटन ऐसी नहीं दबाएंगे जिससे कहीं कोयला जले। अगर ये संकल्प मैंने लिया, आपने लिया, शायद अगर यहाँ इतने बैठे लोग एक एक तिथि का ले लेंगे तो पूरे माह की तिथियों का उसमें समावेश हो जाएगा। और एक माह में हम कितनी अप्राकृतिक गैस का उत्सर्जन होने से रोक लेंगे, इतने यहाँ बैठे हुए लोग। अगर ये हमने जन आंदोलन के रूप में इस पे प्रयास किया तो निश्चित ये हमारा विश्वास है कि हमको किसी भी प्रकार की, जैसे अभी हमारे आदरणीय महोदय डायबिटिक के विषय में शैलेंद्र जी बता रहे थे, तो ये समस्याएं भी इसी वातावरण के कुप्रभाव से प्राप्त होती है। और बच्चों को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये माँ बाप तय करते हैं या विद्यालय तय करता है। हमारे मिड डे मील समन्वयक यहाँ बैठे हैं, ये भी भोजन हमेशा विद्यालयों में प्रदान होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, क्या गुण है, इसको परखने का कार्य आपका है। ये सारे विषय इसीलिए तय किए जाते हैं सरकार के माध्यम से, हमारे बच्चों को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर ये विषय हमने अपने बच्चों को बता दिया, जिस तरह से आज प्रदूषित तमाम प्रकार के भोजन हम अपने बच्चों को देते हैं, आदरणीय शैलेंद्र जी, ये बहुत बड़ी जागरूकता का विषय है। अगर इस पे हम जागरूक हो जाएं कि तमाम तौर पे आज लोग इतने जागरूक हैं विकास जी कि फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं, सब जगे हैं, जगे हुए सोए हैं, ये जान के कि इस चीज को खाने से हमको ये बीमारी हो सकती है। जैसे बच्चों के विषय में भी बताया गया कि छोटे छोटे बच्चे, पैदा हुए बच्चों में वो डायबिटिक हो जा रहे हैं। ये समस्या इसलिए है कि माँ फास्ट फूड खाती है तो उससे गर्भ में चला गया,
नहीं, फिर ये बस ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टाइप 1 की प्रॉब्लम आ रही है, गर्भावस्था नहीं होता है, लेकिन अभी ज्यादा लोग या तो प्रपोज समझ रहे भगवान का है या कुछ दूसरा। अगर पर्यावरण में प्रदूषण है हाँ, पोल्यूशन तो पर्यावरण का प्रदूषण जो है वो समाज को दूषित करता है। शरीर भी ये पंचतत्व से ही तो बना है, पर्यावरण यहाँ भी है। ये पर्यावरण दूषित होगा तो शरीर दूषित हो जाए। और हम तो विकार की ये जननी है, शरीर तो विकार उत्पन्न करती है। आप इसको इसीलिए कहा गया है, हमारे आचार्य लोग बताते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, वैसे ही तन बनता है। जब तन स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ मन बनेगा। इसलिए अन्न को इतनी विशेषता दी गई है। इस पर्यावरण का मतलब समाज अगर स्वस्थ रहा और शरीर ही अस्वस्थ हो गया तो हम स्वस्थ पर्यावरण का लाभ कैसे ले पाएंगे? स्वस्थ मन से, स्वस्थ मस्तिष्क से, स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ विचारधारा से हम अपने समाज को स्वस्थ करें। यही इस कार्यक्रम का सफलता का द्योतक होगा, हमारे आयोजन की सफलता होगी। मैं यहाँ उपस्थित आप सब महानुभावों से यही निवेदन करूंगा, किसी भी कार्यक्रम में जो विषय रखा जाता है उस विषय से जो लाभ लेना है वो लाभ हम लेके चल दें, तब तो उस कार्यक्रम की सफलता है। अन्यथा ये कार्यक्रम होंगे, समाप्त होंगे और ऐसे निरंतर चलते रहेंगे। लेकिन एक प्रेरणा हम लेके जाएं, हमको क्या खाना है और कब कब बटन नहीं दबाना है। जैसा विकास जी ने कहा कि हम ये जान लें कि यहाँ बटन दबाएंगे तो कोयला कहीं जल रहा है, कमा हो सकता है, हमें नहीं होगा, हमारे किसी रिश्तेदार किसी भाई को होगा। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं तो मनुष्य हमारा भाई, जीव प्रत्येक जीव पे रक्षा करने के लिए। बहुत अच्छा बोला। इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, कोई और जलाएगा तो हमें भी, हाँ, कहीं जलेगी तो हमें भी तो तकलीफ होगी। तो इसलिए इस प्रण के साथ हम ये सबसे निवेदन करते हैं, आप लोग ये संकल्प ले लें और अपने बच्चों को आज से ही जागरूक करना शुरू करें। सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, अपने पड़ोसियों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को, और बच्चे जो इस विद्यालय में हैं, यहाँ आदरणीय प्रधानाचार्य जी होंगी, उनसे भी निवेदन है कि बच्चों में थोड़ी देर के लिए, हमारे यहाँ एक नैतिक शिक्षा का विषय होता था, आप शायद नहीं पढ़ाया जाता, हम लोग पढ़े थे। आज वो विषय खत्म होने का मतलब है नैतिकता का पतन होगा। इस पे भी थोड़ी पहल आप लोग करिएगा। और क्योंकि हम लोग को बता सकते हैं कि ये विषय बहुत गंभीर है। उसी के साथ एक छोटा सा समय जब प्रार्थना होती है, हमारे यहाँ बताया जाता है, उस समय थोड़ी देर के लिए ये बता दें कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बच्चों में ये जाना चाहिए संस्कार। वो घर में डिबेट कर लेंगे कि नहीं, टीचर ने बताया यही खाना है, ये नहीं खाना। अब बता दिया जाएगा पिज्जा लेके आओ, ये न लेके आओ, तो आदमी वही मांगेगा। ऐसी संस्कृति से परहेज करके हम इस संकल्प के साथ अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को और स्वयं को इतना सबल बनाएं कि जैसा आज हम सब के बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा भारत को मजबूत करने की बात पूरे विश्व में कर रहे हैं। पूरा भारत मजबूत हो, हम सब बीमार हो, तो आदरणीय मोदी जी क्या कर लेंगे, या हमारा देश ही क्या कर लेगा। यहाँ रोग की, जहां हम लोग कोरोना जैसी बीमारी से पूरे विश्व से ज्यादा तेजी से उभर गए, ऐसे में हमको ये संकल्प लेना है कि हम जल्दी से बीमार ही ना पड़े। इस संकल्प के साथ अपने स्वस्थ पर्यावरण का संकल्प लेकर के मैं सबसे अनुग्रह करूंगा कि यहाँ से सब लोग जाएं और इस जन जागरूकता अभियान को जन आंदोलन में तब्दील करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विविध फाउंडेशन, भारतीय सांस्कृतिक परिषद, RENKE सोलर, इन तीनों संस्थाओं ने आज जो यह महत्वपूर्ण अभियान आरंभ किया है, बधाई के पात्र हैं। मैं मंचस्थ मनुष्यों को नमन करते हुए दो शब्द आपके बीच रखना चाहता हूँ। आधुनिक वैज्ञानिक युग में चिंतन भी होता है तो वैज्ञानिक होता है। हम भूल गए कि हम जहाँ बसे हैं महर्षि भारद्वाज की पुण्यस्थली है।
भगवान राम वनवास काल में जाते समय कौशाम्बी में थे। कौशाम्बी से उन्हें भरद्वाज आश्रम का धुआं दिखाई पड़ा और उस धुएं को देख करके वो अनुमान लगाए कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम सन्निकट है, प्रयाग सन्निकट है। कहने का आशय मेरा ये कि हमारे आर्ष मनीषियों ने, ऋषियों ने जो परंपरा बनाई है उसका अनुगमन करेंगे तो शायद इस चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी कि बटन दबाते कोयला जलेगा। पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो बटन दबाइए चाहे गोला मारिए, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि यह सत्य है कि आज हम इतना प्राकृतिक दोहन कर चुके हैं, प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर चुके हैं, प्रकृति इतनी विकृत हो चुकी है कि उसका प्रभाव रोम रोम पर पड़ रहा है। इससे बचने के लिए हमको पुनः अपने उस अतीत की ओर चलना होगा जहाँ ऋषियों ने महायज्ञ आदि का संयम करते हुए व्यक्ति विशेष को, प्रत्येक व्यक्ति को अग्निहोत्र करने की योजना बनाई थी। अग्निहोत्र करने से पर्यावरण स्वतः शुद्ध हो जाता है। वृक्षों में आइए तो तुलसी का बिरवा आंगन में पूजा जाता रहा। हर एक आंगन में पहले तुलसी का पौधा होता था। बिना तुलसी दल डाले भगवान का भोग नहीं लगता था। स्वतः तुलसी दल का रस अंतर्मन में जाता था, हमारे नसों में जाता था, हम शुद्ध होते थे। तो ये सारी चीज़ें हमको गहनता से अपने बच्चों में संस्कार डालना पड़ेगा। संस्कार डालने के लिए पहले हमको संस्कारित करना पड़ेगा। हम देखते हैं आयोजनों में, धार बारात में लोग जाते हैं, जो फास्ट फूड का टेबल होते हैं उधर महिलाओं की भीड़ अंधाधुंध जाती है। मतलब अगर वहाँ आप एक पुरुष होकर के जाना चाहें, सोचे चाउमीन ले लें तो जल्दी नंबर नहीं लगेगा। ये मैं माताओं बहनों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि ये चाउमीन वगैरह खुद खाना बंद करें, बच्चों को दूर से भी न दिखाएं। ये जितना नुकसान करता है स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, यह मान करके आप इस चीज़ को अपने जीवन में घटाइए। खान पान शुद्ध रहेगा, बच्चे स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। हम लोग आज इस अवस्था में भी जो भाग दौड़ कर पा रहे हैं उसका एकमात्र कारण शुद्ध गाय का दूध, अशुद्ध देसी चीज। चने को हम लोग ऐसे उबाल के चबा जाते थे, बजरी का दाना ऐसे उबाल के चबा जाते थे, ऐसे कच्चे चबा जाते थे। ये सब चीज़ें आज के बच्चों को दीजिए, बिल्कुल नहीं। दूध तो बच्चे पीना ही नहीं चाहते। यद्यप दूध भी शुद्ध नहीं मिल रहा है जैसा हम लोग पाते थे। कहने का आशय, दूध क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे घर में गाय नहीं है। गाय स्वतः एक ऐसे स्वरूप में है जिसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और सभी तरह के प्रदूषण को दूर करने की शक्ति उसमें होती है। इसीलिए ऋषियों ने अग्निहोत्र की परंपरा बनाई थी। अग्निहोत्र में गाय का घी, गुड़ इत्यादि से हवन होता था। तिल, चावल, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो हमारे अग्निहोत्र करने से, आहुति देने से जो धुआं निकलता है वो वातावरण को प्रदूषित नहीं करते बल्कि वातावरण को शुद्ध करते हैं। आप वैसे ही घर के आंगन में गुड़ और घी का हवन करके देखिए, पूरा घर आपका महकने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमको अपने सनातन की ओर जब तक हम नहीं चलेंगे, पहले कुआं का पानी पिया जाता था, नदी तालाब जहाँ जैसे होते तो उसका पानी पिया जाता था। क्या तब ये गंदगी का प्रभाव उतना था? नहीं था।
यही कारण है कि पहले के लोग जितनी मेहनत के साथ, जितनी श्रम के साथ कार्य कर लेते थे, आज के नवयुवक को 10 कदम चला दीजिए हाँफने लगेगा। और पहले के लोग किसान कितना मेहनत करते थे। इस पर आपका दृष्टिकोण जाना चाहिए, इधर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। महिलाएं घर का काम, पहले आटा चक्की नहीं होती थी, जांता चलता था, चकरा चलता था, मूसर चलता था, होकरी चलती। आज की महिलाएं जानती ही नहीं चकरा क्या है। तो जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, बटन दबाया, मिक्सी चल गई, मसाला पीस गया, क्या जानेंगे उसका स्वाद। सिल पर पीस करके मसाला देखिए और मिक्सी में पीस करके मसाला देखिए, दोनों के स्वाद का जमीन आसमान का अंतर होगा। और आपके परिश्रम का परिणाम ये होगा कि आपके शरीर में एक स्फूर्ति आएगी, सौष्ठव आएगा, अपने आप स्वास्थ्य मिलता रहेगा, बनता रहेगा। बहरहाल आप लोगों ने जो पहल चलाई है, निश्चित रूप से आज के इस युग में चिंतनीय है, अत्यंत चिंतनीय है। आप सबकी पहल आगे बढ़े, बच्चों में वो संस्कार आए जिधर आप उनको ले चलना चाह रहे हैं, और आपका यह अभियान सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया है, उसमें अगर 2 चीज़ और जोड़ लें, अगर ये बात सही है, आज महिलाओं के पैर में, घुटना में बहुत दर्द होता है। महिलाओं से निवेदन है जो खड़े होकर ये खाना बनाती हैं, तो जितनी दूर पर गैस चलता है उसी के हिसाब से टेबल रखते हैं, उस पर बैठ के बनाएं। एक ये कर लें। दूसरा ये है कि जैसे हमारे शंभुनाथ जी ने कहा पर्यावरण ये सब है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और महिलाओं से और विविध फाउंडेशन से और डॉक्टर साहब से कहेंगे एक चीज़ और जोड़ ले। जो महिलाएं माता पिता हैं, बच्चों को जो टिफ़िन में, जो प्लास्टिक का टिफ़िन होता है उसमें जो खाना देती हैं, जब स्कूल जाने को तैयार होता है तो माता जी खाना बनाई, चाहे पिज्ज़ा बनाए, चाहे पूरी बनाए, चाहे परोठा बनाए, उसको वो प्लास्टिक के उसमें दे देती हैं, बॉक्स में। तो इतना ध्यान रखिए, जब तक बच्चा तैयार हो रहा है तब तक वो पराठा या पिज्ज़ा या मामूल जो भी है ये ठंडा हो जाए तब ढक्कन से बंद करें। क्योंकि प्लास्टिक चाहे जितना बढ़िया प्लास्टिक के डिब्बे में आप उनको देंगे, जब वो अंदर गर्म रहेगा, क्योंकि बच्चा ठंडा ही खाता है। 7 बजे भले स्कूल हो, 12 बजे वो भले अपना नाश्ता करता हो, लेकिन उतनी देर में वो गर्म खाने के अंदर वो प्लास्टिक के ऐसे महीन महीन कण जो सम्मिलित हो जाते हैं, जो आज बच्चों के अंदर जो लेंस में प्रॉब्लम आ रही है, इसका जहाँ तक ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सभी माता यहाँ पे जाएं और आसपास के लोगों से भी ध्यान रखें, बच्चों को प्लास्टिक के डिब्बे में गर्म खाना ना दें, उसको ठंडा करने के बाद दें, क्योंकि बच्चा 12 बजे खाता है तो ठंडा ऐसे नहीं खाता है। इसलिए बस मैं विविध फाउंडेशन, हमारे अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया है, वो भी अपने में अगर ये जोड़ सके, सही लगे तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजित पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा के इस आयोजन में उपस्थित अतिथिगण और जन और हमारे प्रतिभागी छात्र, आज हम मुझे पर्यावरण के संबंध में जिस तरह पढ़ रहे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या हमारी आज प्रदूषण की उत्पन्न हो रही है। हम प्रदूषण से बचने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज क्या है कि हम आज प्रदूषण से नहीं बच पा रहे हैं, और उससे चिकित्सक हैं और जितने और भी लोग हैं बचाने का बहुत प्रयास कर रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कैसे करें। हमारे जो मूल स्रोत हैं, जल है, सूर्य की ऊर्जा है, इसको संरक्षित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता आज है। आज इसी दृष्टिकोण से इस आयोजन किया गया है, और हम मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए कहेंगे कि हमारे बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति या ऊर्जा के प्रति जो अपनी भावनाएं अपने निबंध और कला में प्रदर्शित करेंगे, ये हमारी भावी पीढ़ी का एक नया चिंतन होगा। और
हम सभी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें, और स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आगे का हमारी सारी कार्यप्रणाली बाधित हो जाएगी। बस इतना कह करके हम अपनी वाणी को विराम दें। इस कार्यक्रम में पूजनीय माता जी को उनकी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। जो भी संस्थाएं इस कार्यक्रम का आयोजित कर रही हैं, फाउंडेशन, रानी शोर्स और भारतीय सांस्कृतिक परिषद, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग के आधार स्तंभ लेखाधिकारी आदरणीय श्री दीपक पांडे जी, भारतीय सांस्कृतिक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय जीएस दुबे जी, आदरणीय अंशुल जी, गुप्ता जी, हमारे दुकान जी, सतीश भैया, रोहिणी जी, और हमारे इस विद्यालय प्रांगण में जो अध्यापक हैं, हमारे सम्मानित बच्चे। बातें बहुत हो गई, मैं सुन रहा था कि स्थान ये छोटा हो सकता है, जो पैसेज है, जो हमारा परिसर है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग हमेशा कोशिश करता है कि अपने बच्चों को अच्छी पठन पाठन की व्यवस्था के साथ समाज के हर उन बिंदुओं पर, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम किस तरह से हम सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को कोर्स में शामिल किया गया है। हमारे अध्यापकगण, हमारे बच्चे निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था स्वयं में पूर्ण नहीं हो सकती और वो अपने अंतिम उद्देश्य तक तब पहुंचती है जब तमाम सामाजिक संगठन स्वचेतना से इन चीजों को आगे प्रचार प्रसार करके ले जाते हैं। जानते हम सब हैं, लेकिन जब उसको क्रियान्वित करने की बात आती है, क्रियान्वित भी करते हैं, उसके तरीके अलग हैं। आज हम एक छोटे स्थान पर बैठे जरूर हैं। अभी जैसे स्वास्थ्य विभाग के हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, उन सेमिनार्स का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन मूल भाव सबका निकल के आता है। और मेरी समझ में ये आता है कि अगर हमारा प्रकृति से जुड़ाव रहेगा, और जुड़ाव का एक सशक्त माध्यम, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा पर्यावरण हो सकता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ आप सबसे व्यक्तिगत रूप से भी। बेसिक शिक्षा विभाग में तो मैं बहुत बाद में आया। आदरणीय दुर्गेश दुबे जी जिस पिता के संतान हैं, वो प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के जो अलग उन्होंने जगाई थी, और मुझे खुशी है कि आदरणीय दुर्गेश दुबे जी उस परंपरा का न केवल निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि समृद्ध करते हुए आगे उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस परिषद में आदरणीय अंशुल जी जैसा व्यक्तित्व हो, जो सांस्कृतिक विचारधारा का इतना बड़ा संभाग है, मुझे लगता है कि विदेशों तक की कई यात्राएं आपके बीच में जाकर के कर चुके हैं। आदरणीय दुकान जी, एक बार मुझे सौभाग्य मिला था आपको बुला करके सम्मानित करने का, और यही इसी मंच से मैं पुनः घोषणा कर रहा हूँ कि 31 दिसंबर को एक हमारा कार्यक्रम है, जिसमें आदरणीय दुकान जी को और आदरणीय जी को बुला करके हम लोग प्रयास करेंगे। संख्या हमारी कम हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसे सशक्त लोग हैं जिनकी फॉलोइंग बड़ी है, जिनकी अपनी विचारधारा है, और उस विचारधारा को लोगों को स्वीकार करने में सहजता होती है। जब भी बड़े लोग कोई बड़ी बात कहते हैं तो वो उसका बात का महत्व होता है। ये सब ऐसे जिस तरह के उदाहरण दुकान जी दे रहे थे, आदरणीय अंशुल जी दे रहे थे, आदरणीय गुप्ता जी दे रहे थे, आप सोचिए कि कोई बात बड़ी कर सकता है, लेकिन बड़ी बात को करने के लिए आत्मबल होना आवश्यक। और ये आत्मबल तब आता है जब आप स्वतः से चीजों को अंगीकार करते हैं, और जब आप आचरण करते हुए दिखाई देते हैं, तब जाकर के कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई व्यवस्था बड़ी बनती है और उनकी बातों को सुधार के आता है। हम आभारी हैं इस संस्था के, आदरणीय मन्नू भैया के, सतीश भैया के, कि उन्होंने अपने इन बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है। हमारे उस मिशन को जो बेसिक शिक्षा विभाग लेके चल रहा है, उसको निरंतर आगे आप बढ़ा रहे हैं। हम आपके आभारी हैं और अनुरोध भी करते रहेंगे। हालांकि हमारा और आपका जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट किसी बात को लेकर के है कि सेंटर हमने भले तारागंज को बनाया है, उसके कारण ये है कि आपकी माता जी यहाँ लंबे समय तक सेवा में रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि माँ और मातृभूमि और उसकी परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए ही हम हैं, और निश्चित रूप से उन्हीं की प्रेरणा से
हम इस तरह के कंटेंट को हर विद्यालय में लेके जाएंगे, एक क्लस्टर वाइज लेकर के जाएंगे, और ये जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हमारा प्लेटफॉर्म बन करके खड़ा हो जाएगा तो आगे भी हम लोग इसको ले जा करके अपनी भावना को, अपनी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हमारे वरिष्ठ साथी लालित पाटिल जी, एक तो जो सुनने मिट्टी भी है आपने अभी हमारे लगभग समस्त शिक्षा के समस्त उसको देखा विभाग में, और हर विभाग को अनुभव निभाया और हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे कमिटी हो, चाहे आईडी हो, चाहे आज इस पर्यावरण संरक्षण के संबंध में इकट्ठा हुए हैं। बेसिक शिक्षा बात मैं कहना चाहूँगा, विद्यालय में बच्चों को जागरूक करने के लिए हम लोग विद्यालय शुरुआत करेंगे, प्रेयर में उनको पर्यावरण संरक्षण बारे में बताएं और खान पान की व्यवस्था करें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपने देश के माध्यम से जो हम लोग DO की मीटिंग लेते हैं, DO को भी इस माध्यम से गुरुला कहेंगे अपने अपने ब्लॉकों में, समस्त विद्यालयों में। इस तरह से हम जनपद के समस्त प्रांतीय विद्यालयों में हम बच्चों को ये मैसेज चले करेंगे। बच्चे जो अगर विद्यालय में उनको जो हम लोग निर्देश देंगे वो अपने गार्जियन को बताएंगे। इस तरह से हम लोग खान पान व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण बारे में हम लोग करेंगे। हमारे अधिकारीगण सभी को प्रणाम। अपने विद्यालय के पूरे परिवार की तरफ से आज ऐसा मौका हम लोगों को मिला, हम लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आभार प्रकट करते हैं कि हमारे बच्चों को इस तरह का मौका विद्युत फाउंडेशन की तरफ से मिला। बच्चे भी हमारे आगे बढ़ेंगे और उनमें जो जोश उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा मौका बार बार मिलता भी रहे। ये दूसरा मौका हमें मिला है, तो आप सभी का, जो हमारी पूर्व प्रधानाध्यापिका है विद्यालय की सुमित्रा देवी जी, उनके सभी परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूँ। शिशु है